हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं विकास शिक्षा ओशन तथा मध्यकालीन भारत के इस इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, कल से हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक मेगा सीरीज शुरू की है, जिसके तहत हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को एमसीक्यूज के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के तहत साथियों 20 क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस कक्षा में 20 और प्रश्नों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो मेरे साथियों, आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे नए साथियों से अनुरोध है कि आप सभी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का यूट्यूब चैनल यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंपटीशन के एग्ज़ाम होती हैं, उन सभी परीक्षाओं को करवाता है। इसलिए आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शिक्षा ओशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों, आपको शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और हमारे ब्लॉग, इन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे साथियों, आप उन लिंक पर जाकर हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और हमारे ब्लॉग पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको हमारे क्वेश्चन के पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। साथ ही में जितनी भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, उन सभी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको फ्री में, मुफ्त में, निःशुल्क आपको वहां पर अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आप वहां से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़रूर आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कीजिएगा। तो मेरे साथियों, आज की इस मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। याद रहे साथियों, क्लास को लाइक और शेयर आपको ज़्यादा करना है। तो आइए जानते हैं मेरे साथियों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्लास दूसरी का पहला क्वेश्चन। और इस मेगा सीरीज का यह क्वेश्चन है 21वां और इस क्लास के यानी इस सेशन का पहला प्रश्न है। तो मेरे साथियों, प्रश्न क्रमांक 21 आप लोगों के सामने। मोहम्मद गोरी, जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा मोहम्मद गोरी का, ठीक है, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, तराइन का युद्ध, ये सारी चीज़ जो आप लोगों ने सुनी होगी और कल की क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था। तो मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान भारत में किसके खिलाफ था? मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान भारत में किसके खिलाफ था? तो ऑप्शन ए है खोखर, ऑप्शन बी है भट्टी, ऑप्शन सी है पठान और ऑप्शन डी है जाट। तो मेरे साथियों, प्रश्न आप लोगों से ये कह रहा है कि मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान भारत में किसके खिलाफ था? तो ऑप्शन में खोखर, भट्टी, पठान और जाट। आपको क्या लगता है मेरे साथियों? तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न क्रमांक 21 का राइट आंसर क्या होगा। क्या खोखर है, भट्टी है, पठान है या जाट है? ठीक है, तो मैं आप लोगों को इतने में बता दूं कि मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम जो अभियान था वह 1205 में था। ठीक है, 1205 के पश्चात आपके मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। 1205 में मोहम्मद गोरी का अंतिम भारत अभियान था। अब यह 1205 में मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था, यह प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखिएगा, यह अंतिम अभियान आपके गोखरों के खिलाफ था। गोखर एक जाति है, ठीक है। गोखरो जाति ने आपके मोहम्मद गोरी की मृत्यु की अफवाह को मानते हुए, यानी मोहम्मद गोरी की मृत्यु की एक अफवाह चल गई थी और इसी अफवाह को देखते हुए पंजाब के गोखरो जातियों ने आपके पंजाब को मुक्त कर लिया, स्वतंत्र कर दिया और लाहौर तक अपने शासन को फैलाने का उद्देश्य उन्होंने रखा। यानी लाहौर और पंजाब को उन्होंने मिलाने की कोशिश की और उनका मानना था कि मोहम्मद गोरी तो अब मर गया, तो यह पूरा शासन अब हमारे अधीन रहेगा। किंतु मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ वापस पंजाब आया, गोखर आया और वहां पर उन गोखरों के खिलाफ उसने युद्ध किया। परिणाम स्वरूप साथियों, गोखर बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए पराजित हो गए। यानी मोहम्मद गोरी एक बार पुनः आपका विजय हो गया। तो साथियों याद रखिएगा कि मोहम्मद गोरी का जो अंतिम अभियान है, यह अभियान आपके गोखर से संबंधित है। ठीक है,
तो प्रश्न क्रमांक 21 का राइट आंसर ए वाला होगा। चले मेरे साथियों, अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 बहुत अच्छा प्रश्न है। मोहम्मद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? तो ऑप्शन है अल बरूनी, ऑप्शन है साथियों अमीर खुसरो, ऑप्शन है इब्न बतूता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन वह व्यक्ति था जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था? ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है साथियों, और बहुत सी बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है। तो मेरे साथियों, आप लोगों को देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? क्या अमीर खुसरो आया था, या इब्न बतूता आया था, या अल बरूनी आया था? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी के साथ आपका अल बरूनी आया था। मोहम्मद गजनवी के दरबार का एक बहुत बड़ा विद्वान अल बरूनी था, जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ वह भारत आता है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला एक इतिहासकार आपका अल बरूनी था। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 22 का राइट आंसर साथियों ए वाला होगा। चले मित्रों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। प्रश्न क्रमांक 23 ये कहता है कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? ठीक है, औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एक बादशाह औरंगजेब, यह औरंगजेब कौन सा एक वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो ऑप्शन ए है वीणा, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है ढोलक और ऑप्शन डी है तबला। तो औरंगजेब जो था, चूंकि औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान अपने साम्राज्य में वाद्य यंत्र यानी संगीत को बजाने या संगीत को सुनने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, फिर भी आपका औरंगजेब एक वाद्य यंत्र को बजाने में बहुत ज़्यादा निपुण था। तो अब वह वाद्य यंत्र कौन सा है? क्या वह वीणा है, क्या वह सितार है, ढोलक है या तबला है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान संगीत पर रोक लगा दी थी, किंतु इसके बावजूद भी आपका औरंगजेब वीणा बजाने में बहुत ज़्यादा निपुण था। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 23 का राइट आंसर होगा वीणा। ठीक है मेरे साथियों, चले जी अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। प्रश्न क्रमांक 24, प्रश्न क्रमांक 24 इल्तुतमिश। ठीक है, आप लोगों ने इल्तुतमिश का नाम सुना होगा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई, इल्तुतमिश दामाद। ठीक है, इल्तुतमिश था जिसने कुतुब मीनार की जो अधूरी जो निर्माण था, उस अधूरे निर्माण को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, गुलाम वंश का दूसरा शासक इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? इल्तुतमिश ने आपके 175 ग्राम का एक सिक्का जारी किया था, वह किस धातु का था? तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी लोहा। कौन सी धातु का 175 ग्राम का सिक्का था साथियों? आप जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन बताइए, आंसर बताइएगा कि प्रश्न क्रमांक 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि इल्तुतमिश का जो शासनकाल था, ठीक है, शासनकाल के दौरान इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे। एक सिक्के का नाम है टंका, एक सिक्के का नाम क्या है साथियों? टंका, जबकि दूसरे सिक्के का नाम था जीतल। दूसरा सिक्का था जीतल। एक सिक्का था टंका, दूसरा सिक्का था जीतल। जो टंका था, यह टंका बना हुआ होता था साथियों चांदी का। किसका? चांदी का। टंका चांदी का बना होता था, जबकि जीतल की हम बात करें तो जो जीतल था, जीतल आपके बना हुआ होता था तांबे का। जीतल था तांबे का। आपके टंका जो था चांदी का, जबकि जीतल आपके बना हुआ है
तांबे का। तो इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान 2 प्रकार के सिक्के जारी करवाए थे, टंका और जीतल, और यह पूरी तरीके से आपके अरबी सिक्के थे। अरब संस्कृति के आधार पर बने हुए ये दोनों प्रकार के सिक्के थे। किंतु मेरे साथियों, इन दोनों में से कौन सा सिक्का 175 ग्राम का था? तो याद रखिएगा साथियों, टंका यानी चांदी का जो सिक्का था, यह चांदी का सिक्का आपके 175 ग्राम का था। यानी प्रश्न क्रमांक 24 का राइट आंसर सोना नहीं है, तांबा नहीं है, लोहा भी नहीं है, जबकि राइट आंसर इसका है चांदी। ठीक है मेरे साथियों, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने टंका और जीतल नाम के 2 प्रकार के सिक्के चलवाए थे, जिसमें टंका चांदी का था जबकि जो जीतल था वह तांबे का था, और 175 ग्राम का जो सिक्का था वह चांदी का था। चले साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले जो मेरे साथियों ने अभी भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, मेरे साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। और याद रहे 10 बजे हमें आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास को पढ़ना है, तो अतः आप सभी लोग समय पर आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में उपस्थित हो, जिसमें हम लाइव आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत बंगाल विभाजन का अध्ययन हम करने वाले हैं। अब प्रश्न क्रमांक 25 की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, मलेबित और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? ठीक है, मलेबित और वेल्लूर के जो मंदिर थे, इन मंदिरों को किस वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था? मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे साथियों कि मध्यकालीन जो इतिहास है, यह इतिहास आपके लड़ाई झगड़ों से, युद्ध से, रक्तपात से तो भरा हुआ ही है, इसके साथ में ये निर्माण कलाओं से भी भरा हुआ है। तो इसी के तहत एक प्रश्न ये पूछा गया हमसे कि मलेबित और जो वेल्लूर के जो मंदिर हैं, यह मंदिर किस वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे? तो ऑप्शन ए है काकतीय वंश, ऑप्शन बी है होयसल वंश, जबकि ऑप्शन सी है चालुक्य वंश, जबकि ऑप्शन डी है विजयनगर। ठीक है, तो अब याद रखिएगा मेरे साथियों, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। तो मलेबित और वेल्लूर के जो मंदिर हैं, यह होयसल वंश के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, तो होयसल वंश इसका राइट आंसर होगा, यानी प्रश्न क्रमांक 25 का राइट आंसर बी वाला है। ठीक है साथियों, चले जी अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 26। साथियों प्रश्न क्रमांक 26 रिपीट है, यानी 25 जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 26 में है, इसलिए हम इसको डिस्कस न करते हुए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 मेरे साथियों। प्रश्न क्रमांक 27 बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 27 क्या कहता है, जरा ध्यानपूर्वक आप देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में कितना याद है, ताकि आपके इसी नॉलेज के आधार पर मैं जब मध्यकालीन इतिहास को शुरू करूं तो किस प्रकार से मुझे मध्यकालीन इतिहास को पढ़ाना है मुझे ज्ञात हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर मुझे देंगे। ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चन को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? मेरे साथियों 4 ऑप्शन में दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में बताया गया है। दिल्ली सल्तनत के वंश के बारे में बताया है, तो आपको सही क्रम जमाना है, यानी आपके दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश कौन सा था, द्वितीय वंश कौन सा था, तृतीय वंश कौन सा था और चतुर्थ वंश कौन सा था। तो आपको इनको सीक्वेंस में जमाना है। तो 4 ऑप्शन हैं और 4 आपके वंश हैं और आपके पास समय मात्र 10 सेकंड का है। सभी बच्चे प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर देंगे, चाहे क्वेश्चन का आंसर सही हो या गलत हो, किंतु आप लोगों को आंसर देना है। तो चलिए साथियों आंसर आप सभी लोग दीजिए। तो ऑप्शन ए है साथियों तुगलक, खिलजी, गुलाम,
लोदी, और ऑप्शन बी है लोदी, खिलजी, गुलाम, तुगलक। ऑप्शन सी है तुगलक, खिलजी, लोदी, गुलाम। ऑप्शन डी है गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। क्या इसका आंसर हो सकता है साथियों? जल्द से जल्द उत्तर दीजिए आप लोग। तो साथियों प्रश्न क्रमांक 27 का राइट आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं। मेरे साथियों आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दिल्ली सल्तनत में आपके 5 वंशों का शासन था, ठीक है। यानी दिल्ली सल्तनत काल के दौरान आपके 5 वंशों ने शासन किया था। अगर हम इसका पूरा सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले साथियों आपके गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत में प्रथम वंश के रूप में शासन किया। तो सर्वप्रथम आएगा आपका गुलाम वंश। फिर उसके बाद साथियों गुलाम वंश के पश्चात खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के पश्चात साथियों तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के बाद आता है आपका सैयद वंश, और सैयद वंश के पश्चात आता है लोदी वंश, ठीक है। चूंकि ऑप्शन में हमारे सामने सिर्फ 4 आपके वंशों के बारे में बताया गया था, किंतु मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान आपके 5 वंश शासन करते थे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश था, फिर तत्पश्चात खिलजी वंश आया, तुगलक वंश, और फिर लोदी वंश आया। तो प्रश्न क्रमांक 27 का राइट आंसर साथियों होगा डी वाला, याद रखिएगा। अब मित्रों अब जरा अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 28। प्रश्न क्रमांक 28 के बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 कहता है कि 1576 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? 1576 का जो वर्ष है यह किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन बी है तराइन का युद्ध, जबकि ऑप्शन सी है पानीपत का द्वितीय युद्ध, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों बहुत आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सभी लोग सक्षम हैं। तो मेरे साथियों जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि 1576 में युद्ध कौन सा हुआ था? क्या वह युद्ध हल्दी घाटी का था, या तराइन का था, या पानीपत की दूसरी लड़ाई थी? तो आप जरूर बताइए साथियों। तो मेरे साथियों जब 1576 की हम बात करते हैं तो मेरे मित्रों 1576 का जो युद्ध है यह युद्ध आपके हल्दी घाटी का युद्ध था, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध आपके महाराणा प्रताप और अकबर की बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में आपकी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो प्रश्न क्रमांक 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। चले मित्रों अब अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 29 बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। प्रश्न क्रमांक 29 की अगर हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 29 हमसे ये कहता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध, प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो राजपूत और मराठा के बीच, ऑप्शन बी राजपूत और अफगान के बीच, ऑप्शन सी अफगान और मुगल के बीच, और ऑप्शन डी मराठा और अफगान के बीच। तो प्रश्न क्या है मेरे साथियों कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो मेरे साथियों याद रखिएगा पानीपत की तीसरी जो लड़ाई थी यह एक निर्णायक लड़ाई थी, और इस लड़ाई के पश्चात आपके मराठा साम्राज्य का लगभग आपका अंत हो गया था। यानी आपके इस लड़ाई के पश्चात मराठा साम्राज्य जो था वह आपकी डिक्लाइन की ओर बढ़ने लगा था, ठीक। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मेरे साथियों आपके मराठा और अफगान के बीच में हुई थी, ठीक है। मराठा और अफगान के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। मराठा की ओर से आपके सदाशिव भाऊ की सेना तथा अफगान की ओर से आपके अहमद शाह अब्दाली की सेना आमने सामने थी, और इस युद्ध के तहत साथियों मराठा सेना के लगभग 60 से 70 हजार सैनिक मारे गए थे, और कई आपके योद्धा भी इस
युद्ध के तहत मारे गए थे। क्योंकि मेरे साथियों मराठा सैनिकों का साथ आपके राजपूत तथा जाट सैनिकों का सहायता प्राप्त नहीं हुई थी, यानी मराठा ने ये बोला था जाट राजाओं से कि आप हमारा सहयोग कीजिए, राजपूत राजाओं से कहा था आप हमारा सहयोग कीजिए, किंतु इन दोनों राजाओं का सहयोग मराठा को नहीं मिला। जबकि आपके जो अहमद शाह अब्दाली थे, इन अहमद शाह अब्दाली को रुहेल और अवध के राजाओं का साथ प्राप्त था। ठीक है, रुहेल और अवध की सेनाओं का साथ आपके अहमद शाह अब्दाली के साथ था। इस वजह से अहमद शाह अब्दाली विजय रहा और मराठा हार चुके। तो प्रश्न क्रमांक 29 का राइट आंसर मेरे साथी होगा डी वाला, मराठा और अफगान। चले मित्रों, अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 30 बहुत अच्छा प्रश्न है। आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? ठीक है, मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह आगरा की कौन सी इमारत है, यह प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है मोती मस्जिद, ऑप्शन बी है ताजमहल, ऑप्शन सी है लाल किला, ऑप्शन डी है एतमादुल्ला का मकबरा। तो साथियों मॉस्को की सेंट कैथेड्रल जो इमारत है, उस इमारत की तरह आगरा में कौन सी इमारत है, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। तो मेरे साथियों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तुरंत। मेरे साथियों याद रखिएगा कि हमें 10 बजे सबको ऑनलाइन आकर लाइव क्लास अटेंड करनी है मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसके अंतर्गत हम बंगाल के विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे। बंगाल का विभाजन हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप ज़रूर समय पर क्लास में उपस्थित हो और क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि आगरा की जो इमारत है, ठीक है, जो कि मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह दिखती है, वह इमारत आपकी मोती मस्जिद है। ठीक है, मोती मस्जिद वह इमारत है। तो प्रश्न क्रमांक 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, मोती मस्जिद। चले साथियों, अब अगले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं, प्रश्न क्रमांक 31 की। प्रश्न क्रमांक 31, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बहमनी एक साम्राज्य था साथियों, दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। अब दक्षिण भारत का एक साम्राज्य बहमनी साम्राज्य, जो कि आपके महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में फैला हुआ राज्य था। तो उस बहमनी जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन ए है गुलबर्गा, ऑप्शन बी है बरार, ऑप्शन सी है अहमदनगर और ऑप्शन डी है हम्पी। ठीक है, तो साथियों बहमनी साम्राज्य जो दक्षिण भारत में कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैले जाने वाला एक साम्राज्य था, उस साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा, बरार, अहमदनगर या हम्पी। तो मेरे साथियों हम्पी तो होगी नहीं, क्योंकि हम्पी तो विजयनगर साम्राज्य की थी। ठीक है, तो अब रहा अहमदनगर, बरार और गुलबर्गा। तो साथियों याद रखिएगा गुलबर्गा आपकी बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। शुरुआत में बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। उसके पश्चात लगभग आपके 1425 में, ठीक है, 1425 ईस्वी में इसको बदलकर, यानी गुलबर्गा को बदलकर बीदर, ठीक है, याद रखिएगा बीदर राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी आपके गुलबर्गा थी। तो प्रश्न क्रमांक 31 का राइट आंसर ए वाला होगा साथियों। चले मित्रों, अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न क्रमांक 32 हमसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, यानी इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में वीणा कौन बजाता था? और 4 ऑप्शन आपके मुगल एम्पायर के, यानी मुगल साम्राज्य के बादशाहों के नाम है।
और इनमें से कौन वीणा बजाता है, और आप लोगों को पता है साथियों कि वीणा कौन बजाता था। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है साथियों शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। कौन आपके वीणा बजाता था? तो आप सबको ज्ञात है मेरे साथियों कि वीणा बजाने में निपुण आपका औरंगजेब था। तो प्रश्न क्रमांक 32 का राइट आंसर डी वाला होगा, औरंगजेब। चले साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 33। प्रश्न क्रमांक 33 की बात करते हैं तो प्रश्न क्रमांक 33 हमें ये कहता है कि तुंगभद्रा के तट पर, प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ। तुंगभद्रा एक नदी है, दक्षिण भारत की एक नदी है साथियों। इस तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ था? तो ऑप्शन ए है विजयनगर, ऑप्शन बी है बहमनी, ऑप्शन सी है चालुक्य और ऑप्शन डी है साथियों चोल। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी जो है, इस नदी के किनारे आपके कौन सा साम्राज्य का विकास हुआ? तो जल्द से जल्द आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्या तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य था, चालुक्य था या चोल साम्राज्य था? कौन सा साम्राज्य आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था? तो मेरे साथियों, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य स्थित था। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का, हरिहर तथा बुक्का दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। और इस विजयनगर साम्राज्य के महानतम राजा आपके श्री कृष्णदेव राय हुए हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय इस साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। तो प्रश्न क्रमांक 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य विकसित हुआ था। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं मेरे साथियों। प्रश्न क्रमांक 34 बहुत अच्छा प्रश्न है। सड़क का नाम है साथियों सड़क ए आजम। प्रश्न क्या है? सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? ठीक है, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? तो ऑप्शन ए है आगरा से दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा से काबुल, ऑप्शन सी है आगरा से सासाराम और ऑप्शन डी है सासाराम से देवगिरी। तो साथियों, सड़क का नाम है सड़क ए आजम। यह सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सड़क ए आजम किनको जोड़ती है। ठीक है साथियों, तो मेरे साथियों मैं आप सभी को ये बता दूं कि रोजाना सुबह 11 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती हैं, डेली क्लास होती हैं, डेली करंट अफेयर्स की, जिसके तहत हम करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर को एनालिसिस करते हैं। तो आप सभी लोग लाइव रहकर, मैं लाइव रहता हूं, तो वहां पर आप सभी लोग करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। उस क्लास को आप लाइक कीजिए और उस क्लास को आप ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मेरे साथियों, प्रश्न आपसे 34 ये पूछ रहा था कि सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती है। ज़रा मैं आपको सड़क ए आजम के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरे साथियों, सड़क ए आजम जो मार्ग है, इसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी के द्वारा आपके सड़क ए आजम का निर्माण हुआ था। इस शेर शाह सूरी ने अपनी राजधानी आगरा, ठीक है, राजधानी आगरा से अपना जो गृह नगर था, ठीक है, उसका गृह नगर याद रखिएगा, शेर शाह सूरी का गृह नगर आपका सासाराम था। ठीक है, तो आगरा से सासाराम को जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण किया, जिसका नाम उसने रखा सड़क ए आजम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? इसका राइट आंसर होगा आगरा और सासाराम। तो प्रश्न क्रमांक 34 का राइट आंसर है सी वाला। ठीक है साथियों,
सासाराम के बारे में और शेर शाह सूरी के बारे में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है और सासाराम वर्तमान में बिहार में स्थित है। और याद रखिएगा, शेर शाह सूरी ने मरने से पहले ही अपना मकबरा सासाराम में बना दिया था और कहा था जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे यहाँ लाकर दफनाना। और अपने मरने से पहले ही मकबरा बनाने वाला शहंशाह सर्वप्रथम आपका शेर शाह सूरी था, यानी यह प्रथा शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। तो आपके शेर शाह सूरी ने सासाराम में अपना मकबरा बनाया था जिसका नाम है सासाराम का मकबरा, जो कि बिहार में स्थित है। तो मेरे साथियों, ये सारी चीज आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। प्रश्न क्रमांक 35। प्रश्न क्रमांक 35 बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? ठीक है, किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? टू द पॉइंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है राणा कुंभा, ऑप्शन बी है राणा प्रताप, ऑप्शन सी है राणा उदय सिंह और ऑप्शन डी है राणा सांगा। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि राणा कुंभा के बेटे ने अपने पिता यानी राणा कुंभा की हत्या कर दी थी। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 36। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध के विजय के बाद बनवाया था? ठीक है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ बनाया है और आपको पता ही है कि विजय स्तंभ जो चित्तौड़ का किला है वह विजय स्तंभ आपका विश्व प्रसिद्ध है। तो उस विजय स्तंभ का निर्माण आपके राणा कुंभा ने किस युद्ध के पश्चात करवाया था? तो ऑप्शन ए सारंगपुर के युद्ध, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ का युद्ध, ऑप्शन सी मंदसौर का युद्ध और ऑप्शन डी गोकुंडा का युद्ध। तो मेरे साथियों आप सब लोग याद रखिएगा कि राणा कुंभा का यह अभियान मोहम्मद खिलजी के खिलाफ था और मोहम्मद खिलजी आपका मालवा तथा गुजरात की एक संयुक्त सेना लेकर राणा कुंभा से युद्ध करने के लिए आया था। तो मोहम्मद खिलजी की सेना को राणा कुंभा की सेना ने हरा दिया था और वह युद्ध कहलाया था सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? सारंगपुर का युद्ध। इसलिए प्रश्न क्रमांक 36 का राइट आंसर होगा ए वाला। ठीक है मेरे साथियों, चले मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 37, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 37 की बात करें तो हमसे ये कहता है कि जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? जोधपुर के निकट एक शहर है, नाम है ओसिया। उस शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? तो ऑप्शन है मेरे साथियों परमार वंश, ऑप्शन बी है प्रतिहार वंश, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट वंश और ऑप्शन डी है चौहान वंश। तो मेरे साथियों आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ओसिया नामक जो शहर है यह शहर आपके प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा, राजपूत राजाओं के द्वारा इस शहर को बसाया गया था, इस शहर को विकसित किया गया था। तो प्रश्न क्रमांक 37 का राइट आंसर बी वाला होगा। अब आगे बढ़ेंगे साथियों, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 38 पर बढ़ने से पहले साथियों अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए और क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा और कोई कमी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 38। कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान में किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? आपको मैं पहले ही बता चुका हूं मेरे साथियों कि कृष्णदेव राय कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के महानतम राजा कृष्णदेव राय और विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर और बुक्का के द्वारा रखी गई थी। तो उसी विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय का क्षेत्र किस प्रदेश में नहीं था? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, तो किस में आपका कृष्णदेव राय का शासन नहीं था? तो मेरे साथियों याद रखिएगा
कि कृष्णदेवराय दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को जीतने में सफल रहे और कई लंबे समय तक इन्होंने सफलतापूर्वक अपना शासन चलाया। तो जो कृष्णदेवराय हैं, कृष्णदेवराय का शासन आपके तमिलनाडु राज्य में था, केरल में था, कर्नाटक में था, किंतु जो महाराष्ट्र है मेरे साथियों, इस महाराष्ट्र में आपके कृष्णदेवराय का शासन नहीं था। तो प्रश्न क्रमांक 38 का राइट आंसर डी वाला होगा, महाराष्ट्र। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। अगले प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 39, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। प्रश्न क्रमांक 39 कहता है कि पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर, एक उपाधि का नाम है पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर उपाधि किसने धारण की थी। प्रश्न क्या है, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर उपाधि किसके द्वारा धारण की गई है। तो ऑप्शन है आपका हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कृष्णदेवराय और ऑप्शन डी है हरिहर द्वितीय। तो मेरे साथियों आप कमेंट करके जल्दी बताइए कि 39 का राइट आंसर क्या होगा। इतने में मैं आपको बता देता हूं कि पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर का तात्पर्य क्या होता है। मेरे साथियों इसका मतलब ये होता है कि पूर्व और पश्चिम दिशा में समुद्र का स्वामी, पूर्व और पश्चिम दिशा में समुद्र का स्वामी। और आपको ज्ञात होगा साथियों कि भारत के पूर्व में समुद्र है और पश्चिम में भी समुद्र है। तो पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी पूर्व पश्चिम समुद्री दिशावर कहलाता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि वह राजा आपका था हरिहर प्रथम। कौन था? हरिहर प्रथम, जिसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि को धारण किया था। तो प्रश्न क्रमांक 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अब चलते हैं मेरे साथियों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर, अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 40। प्रश्न क्रमांक 40 क्या कहता है जरा हम बात करते हैं मेरे साथियों। प्रश्न क्रमांक 40 कहता है कि फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज़ाक इब्न इशाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी। यानी फारसी इस्लामिक विद्वान है जिसने 1440 में, जिनका नाम है साथियों कमालुद्दीन अब्दुल रज़ाक इब्न इशाक समरकंदी, इन्होंने भारत के किस शहर की यात्रा की थी। ठीक है, तो ऑप्शन है कालीकट, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है जौनपुर। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि हमारे जो कमालुद्दीन अब्दुल रज़ाक इब्न इशाक समरकंदी हैं, इन्होंने आगरा की यात्रा नहीं की थी, क्योंकि ऐसा प्रश्न जब आता है तो अधिकांश बच्चे आगरा को चिन्हित करते हैं। तो आगरा राइट आंसर नहीं है। आगरा नहीं तो दिल्ली होगा, तो दिल्ली भी इसका आंसर नहीं है। जौनपुर भी इसका आंसर नहीं है। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर है कालीकट। तो मैं आपको बता दूं कि कमालुद्दीन अब्दुल रज़ाक इब्न इशाक समरकंदी ने कालीकट नामक शहर की यात्रा की थी, जो कि भारत के मालाबार तट पर स्थित एक शहर है, एक बंदरगाह शहर है। और हमारे समरकंदी साहब ने कालीकट की संस्कृति और वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ की भाषा, वहाँ के जो व्यवसाय हैं, वहाँ का जो शासन है, इन सब के बारे में अपने लेखों में वर्णन किया है। तो कालीकट का इन्होंने यात्रा की थी। तो प्रश्न क्रमांक 40 का राइट आंसर होगा मेरे साथियों ए वाला। ठीक है मित्रों, चले जी मेरे साथियों। तो इस प्रकार से आपने आज की क्लास में 20 और प्रश्नों को पढ़कर इस मेगा सीरीज को पहुंचा दिया है 40 क्वेश्चन तक। यानी मध्यकालीन इतिहास की हमारी यह दूसरी क्लास समाप्त हुई।
मेरे साथियों, आपको दूसरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथियों इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे साथियों शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना याद रहे। बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना आपको जरूरी है। तो मेरे साथियों, अब हम मुलाकात करेंगे रात्रि 10 बजे और 10 बजे हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास को लाइव, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बंगाल के विभाजन को। तो मेरे साथियों, आप जल्द से जल्द सारे काम से निवृत्त होकर आप 10 बजे ऑनलाइन आ जाइएगा। मैं आप सबका इंतजार करता हूं। इतने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।